हम डेमोक्रेसी की बात ग्लोबल लेवल पे कर सकते हैं? क्या कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट होती है? अगर होती है तो इसका प्रेसिडेंट कौन होता है? और अगर नहीं होती तो इसे हम डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक कैसे बोल सकते हैं? सो हाय एवरीवन, आई एम नईमा ज़ेबा और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद नईमा। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। अगर आपने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप यहीं रोकिए इस वीडियो को और जाके पहले पार्ट्स देखिए ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आए। और अगर आपने पहले के पार्ट्स देख लिए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको जो क्वेश्चंस बोले कि क्या हम डेमोक्रेसी की बात ग्लोबल लेवल पे कर सकते हैं? क्या कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट होती है? अगर होती है तो उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? और अगर नहीं होती तो उसे हम डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक कैसे बोल सकते हैं? तो चलिए इसके आंसर्स को ढूंढते हैं। देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट ऑफ यूएसए एंड अदर कंट्रीज, बट देयर इज नो गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये बोल रहे हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट होती है, यूएसए की गवर्नमेंट है, रशिया की गवर्नमेंट है, बाकी कंट्रीज की भी गवर्नमेंट है, लेकिन एक वर्ल्ड की गवर्नमेंट नहीं होती। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले वर्ल्ड और ग्लोबल के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस जान लीजिए। वर्ल्ड हम कहते हैं बेसिकली अर्थ को। अर्थ में जितने भी अर्थ में जितने भी एनिमल्स, पीपल और जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो सब कहलाती हैं वर्ल्ड। और अगर हम ग्लोबल की बात करते हैं तो ग्लोबल में हमारे सारे ऑल प्लैनेट्स आते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब आते हैं ग्लोबल में। सारी सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूड होती हैं जैसे सन, मून, स्टार्स। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है ग्लोबल और अर्थ वर्ल्ड के बीच में। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में, इस बुक में ग्लोबल की अगर हम बात करते हैं तो उसको वर्ल्ड मान के चलिए। तो आगे देखते हैं। नो गवर्नमेंट कैन पास एनी लॉ दैट विल अप्लाई टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ पास नहीं कर सकती जो वर्ल्ड के सारे लोगों पे ऊपर लागू हो, क्योंकि कोई गवर्नमेंट ही नहीं है तो वो क्या रूल लागू करेगी। देयर इज नो सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट, कोई सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट है ही नहीं। बट देयर आर मैनी इंस्टीट्यूशंस, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, संस्था वर्ल्ड में, जो वही कुछ हद तक वही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जैसे कि एक गवर्नमेंट करती है। These organizations cannot command countries and citizens in a way a government can. लेकिन ये organizations जो है वो डायरेक्टली आदेश नहीं दे सकती कंट्रीज को और वहाँ के लोगों को जैसे कि गवर्नमेंट करती है। लेकिन अगर वहाँ की गवर्नमेंट कोई भी ऐसा रूल बना रही है जो किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए अगर फेवर में नहीं है, या फिर कुछ भी वहाँ पर ऐसा कुछ गलत हो रहा है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये ऐसे रूल्स बना सकती हैं जिससे उनकी गवर्नमेंट की जो पावर है वो लिमिट हो जाती है, कुछ हद तक कम हो जाती है। आगे देखते हैं हम। तो गाइज इनकी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशंस, यूएन। यूनाइटेड नेशन एक ग्लोबल एसोसिएशन है, मीनिंग ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे नेशंस के लिए, सारी कंट्रीज के लिए है वर्ल्ड में। इसका एम क्या है? इसका एम है कि ये कॉपरेशन लाएगी इंटरनेशनल लॉ में। मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जो भी लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, और अगर उन दोनों कंट्रीज में कोई भी डिस्प्यूट होगा, कुछ भी इशू आएगा, तो यूनाइटेड नेशन जो है उनकी इश्यूज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगी। ये सिक्योरिटी को हेल्प करेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगी, और जितने भी सोशल इक्वालिटी को ये बढ़ावा देगी। आपने वर्ल्ड मैप में देखा होगा कि वर्ल्ड मैप में सिर्फ दो चीजें शो होती हैं, पहला कंट्रीज और दूसरा शो होता है पानी। सिर्फ पानी और पानी, मतलब सी, समुद्र। तो इसमें जो भी रूल्स होते हैं, रूल्स लॉज बनाए जाते हैं, वो कौन बनाता है? वो यूनाइटेड नेशंस बनाता है, क्योंकि वो जो सी है, समुद्र है, वो किसी भी एक कंट्री की बाउंड्री में नहीं आता, वो कोई भी एक किसी कंट्री के अंडर वो नहीं आता, उसको यूनाइटेड नेशंस उसमें रूल्स और लॉज बनाती है। यूनाइटेड नेशंस जो है ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को, अगर जो हमारे जो वर्ल्ड में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये बहुत सारे स्टेप्स लेता है, मेजर्स लेता है, जो हमारी सारी कंट्रीज को थ्रेटन करती हैं, हमारी सारी कंट्रीज को नुकसान देती हैं। यूनाइटेड नेशंस जो है ये बहुत सारी क्या बनाता है? ट्रीटीज बनाता है, एग्रीमेंट्स बनाता है, जो इन सारी जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं ऊपर, इन सबको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो क्या बनाता है? ट्रीटीज बनाता है, मतलब एग्रीमेंट्स को बनाता है वो। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इज इट्स चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल होता है वही इसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होता है।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये क्या है, ये एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। इसके बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम यूनाइटेड नेशंस को देख लेते हैं। इसमें टोटल 193 मेंबर स्टेट्स हैं। स्टेट्स यहाँ पे कंट्रीज की ही बात कर रहे हैं। इसमें टोटल 193 कंट्रीज हैं और इन सब कंट्रीज के पास एक एक वोट है, मतलब 193 मेंबर है तो 193 वोट है टोटल। यहाँ पे भी एक जनरल असेंबली होती है, जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है वैसा ही सेम जनरल असेंबली होती है यूएन में, और यहाँ पे सारे वही डिस्कशंस होते हैं जैसे पार्लियामेंट में लिए जाते हैं। यूएन का जो प्रेसिडेंट होता है वो इन्हीं एक कंट्री में से जो मेंबर होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उस कंट्री का, वही प्रेसिडेंट होता है यूएन का। और ये यूनाइटेड नेशंस जो है इसके जो मेंबर्स हैं ये सब साल में एक बार मिलते हैं। ये रेगुलरली ईयरली सेशंस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। सब लोग एक साल में एक बार ज़रूर मिलते हैं, मीटिंग होती है इनकी पूरी प्रॉपर। अगर हम इस सेंस में जो हमने पढ़ा अभी, इस सेंस में अगर हम बात करें कि वहाँ पर भी जनरल असेंबली है, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, वोट दिया जाता है, प्रेसिडेंट होता है, ये सब होता है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है ना। लेकिन जनरल असेंबली जो है उसके पास डिसीजंस नहीं होते किस चीज़ के, कि अगर दो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उन दोनों कंट्रीज के बीच में, तो जनरल असेंबली का कोई रोल नहीं होता, जनरल असेंबली कोई डिसीजन नहीं ले सकती। तो ये इसके डिसीजन कौन लेता है, जब दो कंट्रीज के बीच में फाइट होती है, दो कंट्रीज लड़ते हैं, तो इनके बीच का जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है, सिक्योरिटी काउंसिल लेती है यूएन की। तो अब हम सिक्योरिटी काउंसिल को देख लेते हैं यूएन की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूएनएससी भी बोलते हैं। ये एक ऑर्गन है यूएन का। ये यूएन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, न्यूयॉर्क में है। ये जो है ये इसका यूएनएससी का क्या रोल होता है, इसका क्या एम है, इसका एम है कि ये पीस को मेंटेन करेगी और सिक्योरिटी को मेंटेन करेगी अमंग कंट्रीज के बीच में पीस लाएगी और सिक्योरिटी को मेंटेन करेगी। और ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर किसी भी कोई कंट्री गलत काम करती है, रॉन्ग डूअर होती है, कोई कंट्री गलत काम करती है, तो उसमें ये जितनी भी इनकी इंटरनेशनल आर्मी है, सारी बाकी इसके अंदर जितने ही मेंबर्स आते हैं उनकी जितनी भी आर्मी है वो सब एक साथ मिलके उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स जो है वो परमानेंट होते हैं। वो कौन कौन से परमानेंट मेंबर्स, यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं इन्हें कभी हटाया नहीं जा सकता, ये परमानेंट होते हैं। और ये 10 मेंबर्स जो है, ये जो नॉन परमानेंट होते हैं, ये हर 2 साल में इनको एक्सचेंज किया जाता है, इन्हें हर 2 साल में चेंज किया जाता है। एस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइगर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, टूनिसिया, वियतनाम। तो ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इन्हें इलेक्ट किया जाता है, जनरल असेंबली इन्हें इलेक्ट करती है नॉन परमानेंट मेंबर्स को, और ये हर 2 साल के लिए होते हैं। मतलब हर 2 साल एक मेंबर जो है वो हर 2 साल में चेंज किया जाएगा। परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं, इसमें इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से यूएस जो है, एक खाली सिर्फ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मनी जो है ये यूएस ही कंट्रीब्यूट करता है यूएन को मेंटेन करने के लिए। यूएन के मेंटेनेंस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे ज़्यादा मनी कंट्रीब्यूट करता है। ये परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं, ये 5 मेंबर्स जो है, इनके पास एक बहुत बड़ी पावर होती है, वो है वीटो पावर। तो इस वीटो का मतलब क्या होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आई फॉरबिड, मतलब मैंने मना किया। इसकी थोड़ी एक डेफिनेशन जान लीजिए। द राइट ऑफ अ पर्सन, पार्टी और नेशन टू स्टॉप अ सर्टेन डिसीजन और लॉ। अ वीटो गिव्स अनलिमिटेड पावर टू स्टॉप अ डिसीजन बट नॉट टू अडॉप्ट वन। मतलब ये वीटो जो है ये राइट होता है, कि अधिकार होता है किसी पर्सन का, पार्टी का, या किसी भी नेशन, कंट्री का, किसके लिए, कि एक ये किसी भी डिसीजन को और लॉ को रोक सकती हैं, स्टॉप कर सकती हैं। लेकिन ये जो वीटो पावर होती है ये अनलिमिटेड पावर देती है कि हम किसी भी एक डिसीजन को रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन किसी एक डिसीजन को अडॉप्ट करने की पावर ये बिल्कुल नहीं देती। तो इट मीन्स, इसका ये मतलब है कि ये जो काउंसिल है, अगर इस यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, परमानेंट मेंबर्स जो है 5, उन सबके उन सबको राजी होना पड़ेगा, उन सबके यस होंगे तभी वो डिसीजन जो है, वो लॉ जो है वो बनाया जाएगा। अगर उनमें से किसी भी एक मेंबर ने अगर नहीं कर दिया, उस लॉ को डिसीजन बनाने से मना कर दिया, तो वो जो डिसीजन है वो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उन मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है।
This system has led more and more people and countries to protest and demand that the UN becomes more democratic. तो ये जो सिस्टम था वीटो पावर वाला सिस्टम, इसकी वजह से ज़्यादा लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने और कंट्रीज़ ने प्रोटेस्ट किए, मतलब प्रोटेस्ट किए, स्ट्रगल की, लड़ाई की कि क्योंकि वो क्या चाहते थे कि यूनाइटेड नेशंस जो है इसको भी डेमोक्रेटिक बनाया जाए, ये एक बहुत डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। अगर अब हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दोनों भी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी यूएन का ही पार्ट होते हैं, यूएन के ही ऑर्गन है ये। तो ये आईएमएफ इसका क्या रोल है? तो आईएमएफ जो है ये गवर्नमेंट को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो आईएमएफ उनको उधार देता है पैसे, और वर्ल्ड बैंक जो है ये गवर्नमेंट को जब ज़रूरत होती है तो उनको लोन देता है। लेकिन ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कब लोन देती हैं? ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट को पैसे देने से पहले उस गवर्नमेंट से उसकी अकाउंट्स जितने भी मनी अकाउंट्स हैं उन सबको शो करने के लिए बोलती है, उन सबको दिखाओ कि वहाँ पर कोई घपलाबाजी तो नहीं हो रही है, कहीं कोई वहाँ पे ब्लैक मनी वगैरह तो नहीं है। इसीलिए पहले वो उनके अकाउंट्स देखते हैं मनी को उधार देने से पहले, और वो ये डायरेक्ट करते हैं उनको, वो ये बोलते हैं कि अब हम जो ये पैसा दे रहे हैं आपको उधार, इस पैसे को आप इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस लाने के लिए भी यूज़ करेंगे। तो आईएमएफ जो है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लेंडर है सारी कंट्रीज के लिए वर्ल्ड में। मनी लेंडर है मतलब उधार देने वाला है, ठीक है। इसमें टोटल 190 मेंबर्स स्टेट्स हैं। 2021 की बात मैं कर रही हूँ, करंट की। अभी इसमें 190 मेंबर स्टेट्स हैं, लेकिन उन सब मेंबर्स के पास इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वोट है वो किस बेसिस पे डिवाइड किए जाते हैं? यहाँ पे वोट जो है उस किस बेसिस पे डिवाइड किए जाते हैं कि कितना एक कंट्री जो है जितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगी आईएमएफ पे, उस कंट्री के पास उतनी ही ज़्यादा वोटिंग की पावर होगी। मोर देन 52% से भी ज़्यादा जो वोटिंग पावर है सिर्फ 10 कंट्रीज के पास है। सोचो आप, यहाँ पे 190 मेंबर स्टेट्स हैं टोटल, मतलब 180 कंट्रीज जो हैं उनके पास बाकी की 48% पावर है, वोटिंग पावर। और 10 कंट्रीज वो कौन है जिनके पास 52% पावर है? यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, चाइना, इटली, सऊदी अरेबिया, कनाडा, रशिया। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है उसमें भी सेम ऐसे ही वोटिंग सिस्टम है, उसमें भी सेम ऐसे ही उन्हीं लोगों को ज़्यादा वोटिंग पावर होती है जो ज़्यादा पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड बैंक में। लेकिन यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो यूएस का ही सिटीज़न होता है, यूएस का ही सिटीज़न यहाँ का प्रेसिडेंट बनता है वर्ल्ड बैंक का। और ये प्रेसिडेंट जो है वो किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ द यूएस। हमारे इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है उसी को हम यूएस में ट्रेजरी सेक्रेटरी बोलते हैं। तो ये ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है ये प्रेसिडेंट को, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी रिसेंटली यूएस में कौन है ट्रेजरी सेक्रेटरी। सो गाइज, अभी तक हमने जितने भी पूरे चैप्टर में जितनी भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा है, हमने उसमें देखा कि कैसे कुछ लोगों को ही वोट करने का अधिकार है, कुछ % लोगों को ही वीटो पावर दी गई है कि वो किसी भी पार्लियामेंट के डिसीजन को रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं। और हमने देखा कि कुछ % मेंबर्स को ऑर्गेनाइजेशन की वोटिंग पावर ज़्यादा मिली गई है। क्यों? जैसे हमने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में देखा कि जो लोग ज़्यादा मनी को कंट्रीब्यूट करेंगे उन लोगों के पास ज़्यादा वोटिंग पावर है। सो गाइस, 30 साल पहले दो पावर्स थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। तो जब यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब यूएसएसआर टूट गई, हमने जैसे पिछली वीडियो में पढ़ा था इसके बारे में, तो सिर्फ यूएसए जो थी एक सुपर पावर बची। तो ये यूएसए का जो अमेरिका का डोमिनेंस था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, इसमें बहुत ज़्यादा था अमेरिका का और डोमिनेंस। तो अब हम एक केस स्टडी करते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें क्या करा था अमेरिका ने और क्या हुआ था। तो इराक इन्वेजन। इराक जो है एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है, वेस्ट एशिया की एक ये कंट्री है इराक। इसको ब्रिटिश रूल से कब आज़ादी मिली? 1932 में इसको ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिली। 30 साल पहले यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री कूप्स हुए थे। तो 1968 में एक पार्टी थी, अरब सोशलिस्ट बेथ पार्टी। बेथ जो है एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है रिनाइसेंस। रिनाइसेंस का मतलब होता है रीबर्थ ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का रीबर्थ होना उसको हम कहते हैं रिनाइसेंस। लेकिन यहाँ पर 14 से लेके 17 सेंचुरी की बात करते हैं, जब यूरोपियन कंट्रीज़ में
जब यूरोप की जो हिस्ट्री थी उसका जब रीबर्थ हुआ था, ये उस टाइम की बात करता है मेनली, रिनाइसेंस। तो ये जो अरब सोशलिस्ट बेथ पार्टी थी, इसके लीडर थे सद्दाम हुसैन इसके लीडर थे। तो इनका जो वहाँ पर 1968 में जो मिलिट्री कूप हुआ था, उसमें सद्दाम हुसैन का बहुत बड़ा रोल था, और उसी की वजह से इनकी जो पार्टी थी वो पावर में आई थी। तो इनकी गवर्नमेंट ने 2 काम किए थे। पहला, जो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ, जो वहाँ पर जो इस्लामिक लॉ ट्रेडिशनली चला आ रहा था, उसको इनने ख़त्म किया, एबॉलिश किया। और दूसरा, इनने वुमेन्स को राइट टू वोट दिया, मतलब वुमेन को वोट करने का अधिकार दिया। तो गाइस, सद्दाम हुसैन जो थे 1979 में ये प्रेसिडेंट बने इराक के। लेकिन इस टाइम पे इनने क्या किया, इनकी डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट थी, मतलब यहाँ पे इनका तानाशाही चलती थी, और जितने भी इनके ओपोजिशन में लोग बोलते थे या इनके रूल के खिलाफ जाते थे, इनके रूल के असहमति में जाते थे, तो ये उनको मार देते थे, उनको सप्रेस करते थे। He was known to have got a number of political opponents killed and person of minorities massacred. इनको, सद्दाम हुसैन को, ये एक बहुत बड़ी चीज़ से भी जाने जाते हैं कि इसको जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, मतलब जितने भी इनके पॉलिटिकल लीडर्स अपोजिशन में थे, उन सबको इनने मारा था। बहुत सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मारा था और बहुत सारे माइनॉरिटीज़ के लोगों को भी मारा था इनने। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो थी और उसके जो अलाइज थे, मतलब जो उसके साथी थे, जैसे कि एक ब्रिटेन, मतलब यूके, आज के टाइम का यूके, उस टाइम ब्रिटेन था। तो इन दोनों को क्या लगा, यूएस को क्या लगा कि इराक जो है, इसके पास एक सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन है, मतलब इसके पास एक सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स है बहुत सारी। ये न्यूक्लियर वेपन्स गाइस क्या होती हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, ये बहुत बड़ी, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत पावर होती है, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसमें, और इनको क्या लगा कि यहाँ पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी हैं। ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो होते हैं, ये वो वेपन्स होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा तादाद में डिस्ट्रक्शन होता है। इसी में न्यूक्लियर वेपन्स भी इंक्लूड होता है, जिसकी वजह से ये जो था एक बहुत बड़ा खतरा था पूरी दुनिया के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब यूएस को ऐसा लगा कि वहाँ पर इराक में सद्दाम हुसैन ने न्यूक्लियर वेपन्स को छुपा के रखा है, तो वहाँ पे जो यूएन की टीम थी, यूनाइटेड नेशंस की जो टीम थी, वो इराक गई। वहाँ पर उन्हें वो वेपन्स को सर्च किया, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। दे डिड नॉट फाइंड एनीथिंग, उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। स्टिल उसके बावजूद भी यूएस के ने और उसके अलाइज ने क्या किया, इराक पर कब्जा कर लिया, और सद्दाम हुसैन की जो सरकार थी, सद्दाम हुसैन की जो पावर थी, उसको छीन लिया गया 2003 में। और यूएस ने वहाँ पर एक इंटायरिम गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर दिया, मतलब कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट को रख लिया गया, और वो भी यूएस की प्रेफरेंस से था, मतलब जो भी गवर्नमेंट वहाँ रखी गई थी वो यूएस ने अपनी मर्जी से रखी थी। तो गाइस, लेकिन ये जो इराक इन्वेजन था, इराक पे कब्जा करना था, जो द वॉर अगेंस्ट इराक वॉज नॉट ऑथोराइज्ड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। हमने पढ़ा था कि 2 कंट्रीज के बीच में अगर लड़ाई होती है तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो उस पे उनकी लड़ाई को देखेगा, उनकी लड़ाई को सॉल्व करेगा। तो इसमें जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल थी, उसने इस इराक इन्वेजन को अनऑथोराइज्ड बताया कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि यूएसए जो है वो उसको इराक को इन्वेड करे। तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो थे, वो कौन थे उस टाइम पे, कोफी अन्नन यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे। उनने ये कहा, ही सेड दैट द यूएस वॉर ऑन इराक वाज इलीगल। उनने यूएस का जो इराक पे कब्जा करने को इलीगल बता दिया, उनने इसको इलीगल घोषित कर दिया। सो गाइस, क्या ये सही तरीका है किसी कंट्री में डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का? क्या ये सही है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री दूसरी कंट्री पे कब्जा करे वहाँ पर डेमोक्रेसी लाने के लिए? और अगर मान लो कि वहाँ पर डेमोक्रेसी ला भी दी उसने कब्जा कर कर, तो क्या वहाँ के वो डेमोक्रेसी बहुत दिन तक चलेगी? क्या फाइनली कोई कंट्री एक अपनी फोर्स को, अपनी पावर को यूज करके दूसरी कंट्री में डेमोक्रेसी लाए, तो क्या ये सही होगा? तो गाइज, आप इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लास 9 के सोशल साइंस का एसएसटी का सिलेबस, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों टर्म के सिलेबस को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।